दूसरा सरकारी प्रयास है शिक्षा संबंधी सुविधाएं। अन्य लोगों के समान स्तर पर लाने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध किया गया है। देश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन जातियों के विद्यार्थियों में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करने हेतु न केवल उन्हें निःशुल्क शिक्षा की सुविधा और छात्रवृत्तियां दी गईं, बल्कि उनके लिए मुफ्त पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध भी किया गया। कई स्थानों पर तो उन्हें वस्त्र एवं भोजन भी स्कूल की ओर से ही दिया जाता। अनेक राज्य सरकारों ने तो समाज कल्याण विभागों के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चला रखे हैं। इन जातियों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग तथा अन्य औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में इनके प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए देश के विभिन्न भागों में 132 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन जातियों के छात्रों की शिक्षा पर सरकार शुरू से काफ़ी धनराशि खर्च कर रही है। सन 2003-2004 में अनुसूचित जातियों में 5.27 लाख छात्रों ने मैट्रिक पूर्व स्तर तक तथा 38 लाख छात्रों ने मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति प्राप्त की। इनकी शिक्षा पर अपार धनराशि खर्च की गई। तीसरा प्रयास है विधान मंडलों एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व। संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। लोकसभा के 543 स्थानों में से 79 और राज्यों की विधानसभाओं के 4072 स्थानों में से 562 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। 13वीं लोकसभा ने इनका आरक्षण बढ़ाकर सन 2010 तक कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इन सब व्यवस्थाओं के फलस्वरूप अस्पृश्य जातियों में राजनीतिक चेतना निरंतर बढ़ती जा रही है। चौथा सरकारी प्रयास है कल्याण एवं सलाहकार संगठन, वेलफेयर एंड एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग विभागों की स्थापना की गई है। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर पृथक मंत्रालय भी स्थापित किए गए हैं। केंद्र स्तर पर विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों का दायित्व गृह मंत्रालय का है। अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु 24 राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए गए हैं, जो अनुसूचित जातियों के परिवारों को उनके आर्थिक उत्थान हेतु आर्थिक संस्थाओं एवं बैंकों से पैसा, ऋण, अंशदान आदि के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। पांचवा सरकारी प्रयास है सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व। इनके लिए सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में 15% तथा अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में 16.66% स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित होते हैं। तीसरी और चौथी श्रेणियों में सीधी नियुक्ति के लिए
सामान्य रूप से स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार आते हैं। राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की अनुसूचित तथा आदिम जातियों की जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए जाते हैं। दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणियों में विभागीय परीक्षाओं के आधार पर तथा तीसरी, चौथी श्रेणी में चयन के आधार पर होने वाली पदोन्नति के संबंध में भी अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों के लिए क्रमशः 15 तथा 7.5% स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, बशर्ते कि इन श्रेणियों में सीधी भर्ती 50% से अधिक न होती हो। 1 जनवरी 2001 को केंद्र सरकार की नौकरियों में 6.45 लाख अनुसूचित जाति के लोग कार्यरत थे। इसके बाद आते हैं आर्थिक उन्नति हेतु किए गए सरकारी प्रयास। सरकार ने इन्हें विशेष सुविधा देने का प्रयास किया है। कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में अस्पृश्यों को आगे बढ़ाने का मौका दिया गया है। भूमिहीन मजदूरों के रूप में कार्य करने वाले अधिकांश लोगों को चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक भूमि बांटी जा चुकी थी। इन लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकारी समितियों की व्यवस्था भी की गई। उन्हें कुटीर उद्योग धंधों में लगाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण तथा अनुदान का प्रबंध भी किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इन जातियों के ऋणग्रस्त व्यक्तियों को ऋण मुक्त करने, भूमिहीनों में भूमि का वितरण करने तथा बंधक श्रमिक प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। जनवरी 1976 में सरकार द्वारा पारित बंधक श्रमिक उन्मूलन कानून का विशेष लाभ अनुसूचित जातियों के लोगों को मिला। सन 1978 में सरकार के द्वारा इस उद्देश्य से एक उच्चाधिकार समिति का गठन भी किया गया ताकि अस्पृश्य जातियों की आर्थिक स्थिति एवं नौकरी संबंधी सुविधाओं के बारे में सही जानकारी मिल सके। 7वां है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया था। बाद में 89वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 के प्रावधानों द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर दिया गया है। अतः अब अनुच्छेद 338 में उल्लिखित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग माना जाए। तदनुसार अनुच्छेद 338 को संशोधित कर दिया गया है। 8वें नंबर पे आती हैं सरकार द्वारा लाई गई अन्य कल्याण योजनाएं। अनुसूचित जाति के लोगों के स्वास्थ्य सुधार तथा आवास पर भी सरकार के द्वारा काफ़ी धनराशि खर्च की जाती है। इन लोगों को मकान बनाने के लिए मुफ्त या नाम मात्र के ब्याज पर ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इन लोगों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने और इनके स्वास्थ्य सुधार हेतु अस्पतालों, पीने के स्वच्छ पानी, बच्चों तथा प्रसूताओं के लिए कल्याण केंद्रों और अस्पतालों तथा मोटर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में सुलभ शौचालय बनाने की योजना चल रही है, जिनसे हरिजनों को मैला उठाने से कार्य से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अन्य कार्यों में लगाया जा सकेगा। इन लोगों के कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में खर्चे की राशि बढ़ती ही गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में इन पर 30.04
करोड़ रुपए खर्च किए गए। नवी पंचवर्षीय योजना में राशि 67 गुना बढ़ गई। इसके अलावा राज्य सरकारें इन लोगों के कल्याण के लिए पृथक से काफ़ी धनराशि खर्च करती रही हैं। अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण हेतु विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम बनाए गए हैं, जो अनुसूचित जातियों के परिवारों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित कराने एवं उन्हें आर्थिक साधन उपलब्ध कराने में योग देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 पे विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।